हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 16 मार्च को केमिस्ट्री का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। और अभी की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। 16 मार्च को क्लास 11th के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है। तो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हम बता दिए हैं। अभी की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 16 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो केमिस्ट्री का विषय कोड 118 रहेगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है परीक्षा में। तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मूल प्रभाज क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को परिभाषित करें। 3 नंबर क्वेश्चन है हुंड का नियम क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि F ब्लॉक तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। उसके बाद 6 नंबर है कि आयनिक यौगिकों के निर्माण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिखे। 7 नंबर क्वेश्चन है सिग्मा और पाई आबंध में अंतर स्पष्ट करें। 8 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन आबंध को उदाहरण सहित परिभाषित करें। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हेस का नियम को लिखे। उसके बाद 10 नंबर है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखे। 11 नंबर क्वेश्चन है व्यापक और गहन गुण क्या है। लुईस अम्ल एंड लुईस क्षारक को एक उदाहरण सहित परिभाषित करें। 13 नंबर क्वेश्चन है pH स्केल क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन है प्रयोगशाला में भारी हाइड्रोजन कैसे तैयार किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है H2S की तुलना में जल का क्वथनांक और गलनांक उच्च क्यों होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है CO2 अनुचुंबकीय क्यों है। 17 है बोरेक्स बीड परीक्षण की व्याख्या करें। 18 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है हरित रसायन की उपलब्धियों के 2 उदाहरण लिखे। और 20 नंबर क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण सहित लिखे। तो 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। इनमें से 10 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 21 से लेकर 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। यानी 6 क्वेश्चन पूछा गया है। 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 15 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं, उनका महत्व लिखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है आक्सीकरण संख्या विधि द्वारा क्षारीय माध्यम में निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राहम के विसरण नियम को परिभाषित करें यानी इसका गणितीय सूत्रीकरण को स्थापित करें। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित को संक्षेप में समझाए। ए नंबर है उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय अभिक्रिया। बी में है रासायनिक संतुलन की गतिशील प्रकृति। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए।
उसके बाद यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को संक्षेप में समझाए बुटर्ज अभिक्रिया। उसके बाद है फ्रैकलैंड अभिक्रिया क्या है। तो 26 तक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर हम दिखा देते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन कि मोल प्रभाज क्या है। मोल प्रभाज क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि किसी बिलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसे x से दर्शाते हैं और यहाँ पर इसका सूत्र लिखा गया है XA बराबर NA/NA + NB। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र को परिभाषित करें। तो मूलानुपाती सूत्र यहाँ पर है, यह किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरलतम पूर्णांक अनुपात को दर्शाता है, जैसे कि CH2O। उसके बाद यहाँ पर है आणविक सूत्र, तो यह किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है, जैसे C6H12O6। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हुंड का नियम क्या है। तो हुंड का नियम यहाँ पर लिखा गया है, हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार किसी भी उपकोष जैसे PDF के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि उस उपकोष के सभी कक्षों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिकों के निर्माण को प्रभावित करने वाले 2 कारकों को लिखे। तो आयनन एंथैल्पी, धातु परमाणु की आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए ताकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सके। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो अधातु परमाणु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होनी चाहिए ताकि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन आबंध को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे FON से जुड़ा होता है तो वह दूसरे ऋणात्मक परमाणु के साथ एक कमजोर बल द्वारा जुड़ जाता है, जिसे हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। उसके बाद इसका उदाहरण भी यहाँ पर लिखा गया है, जल H2O के अणुओं के बीच H यहाँ पर बोल्डिंग। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इसका उत्तर लिखा गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर ΔH ऋणात्मक होता है। उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसमें ΔH धनात्मक होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, व्यापक और गहन गुण क्या है। तो व्यापक गुण यहाँ पर लिखा गया है, वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं जैसे द्रव्यमान आयतन। गहन गुण क्या है, तो ये गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं जैसे तापमान, घनत्व, दाब हो गया। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, लुईस अम्ल एंड लुईस क्षारक को एक उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो लुईस अम्ल यहाँ पर है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं जैसे कि BF3AlCl3। लुईस क्षारक तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। लुईस अम्ल क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्षारक क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं जैसे कि NH3H2O। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि pH स्केल क्या है। तो pH स्केल किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। इसका मान 0 से 14 के बीच होता है, pH -log H+। यानी pH स्केल क्या है, तो pH स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। इसका मान 0 से 14 के बीच होता है। जैसे अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था
कि प्रयोगशाला में भारी हाइड्रोजन कैसे तैयार किया जाता है। तो भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम यानी D2 को प्रयोगशाला में मुख्य रूप से भारी जल D2O के विद्युत अपघटन द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, H2S की तुलना में जल H2O का क्वथनांक और गलनांक उच्च क्यों होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि जल के अणुओं के बीच प्रबल अंतर आणविक हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं, जबकि H2S में हाइड्रोजन अबंध नहीं होते हैं। इन अबंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए जल का क्वथनांक उच्च होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्या हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक जो सीधे स्रोत से वायुमंडल से मिलते हैं, जैसे CO2 और SO2। उसके बाद द्वितीयक प्रदूषक क्या हैं। तो जो प्राथमिक प्रदूषकों के आपस में या वातावरण के अन्य घटकों के साथ क्रिया करने से बनते हैं, जैसे ओजोन, एस्मांग। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हरित रसायन की उपलब्धियों के 2 उदाहरण लिखे। तो पहला है कि पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक, मक्के के स्टार्च या अन्य प्राकृतिक स्रोत से बायोप्लास्टिक का निर्माण जो आसानी से गल जाते हैं। उसके बाद है हानिकारक विलयनों का विकल्प। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हानिकारक कार्बनिक विलयनों की जगह पानी या सुपर क्रिस्टल CO2 का उपयोग करना, जिससे प्रदूषण कम होता है। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 से हम ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर बता दिए हैं, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राहम का विसरण नियम क्या है। तो परिभाषा इसका लिखा गया है कि स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस के विसरण या निस्सरण की दर उसके घनत्व या अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गणितीय सूत्र यहाँ पर है, ये सूत्र आप लोग लिखिएगा। R व्युत्क्रमानुपाती 1/√D R1/R2 √D2/D1 बराबर √M2/M1। उसके बाद जहाँ R जो है वह विसरण की दर है, D क्या है, तो D यहाँ पर घनत्व है और M यहाँ पर मोलर द्रव्यमान है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वांटम संख्या और उनका महत्व। तो क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा कक्षक का आकार और उसके घूमने स्पिन की दिशा की पूरी जानकारी देती हैं। वे 4 प्रकार की होती हैं। पहला यहाँ पर है मुख्य क्वांटम संख्या। तो यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश को बनाती हैं। दूसरा है यहाँ पर दिगंशीय क्वांटम संख्या। यह उपकोश और कक्षा की आकृति को बताती है। उसके बाद है तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या। यह कक्षा के त्रिविम विन्यास को बताती हैं। उसके बाद है चक्रण क्वांटम संख्या। यह इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा, घड़ी की दिशा या विपरीत बताती हैं। उसके बाद इसका महत्व, इनसे परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना और रासायनिक व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है अभिक्रियाओं के प्रवाह और संतुलन की प्रकृति। तो यहाँ पर है अनुकर्मणीय और यहाँ पर उत्कर्मणीय और अनुकर्मणीय अभिक्रिया। तो उत्कर्मणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती हैं और कभी समाप्त नहीं होती हैं, जैसे कि N2+3H2 और अभिक्रिया करके यहाँ पर 2NH3 बना रहा है। उसके बाद है अनुकर्मणीय, तो जो केवल एक ही दिशा अग्र में चलती हैं और उत्पाद बना लेती हैं, जैसे C+O2 अभिक्रिया करके CO2। उसके बाद बी नंबर है रासायनिक संतुलन की गतिशील प्रकृति। समयावस्था पर अभिक्रिया रुकनी नहीं है, बल्कि अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया की दर बाहर हो जाती है। अणुओं का आपस में टकराना और उत्पाद अभिकारक में बदलना जरूरी रहता है, इसलिए इसे गतिशील कहा जाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो हम सभी क्वेश्चन का उत्तर बता दिए हैं, और ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना,
ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर देखना है तो यहाँ पर देखिए 16 मार्च क्लास 11th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट ये फिजिक्स का पेज खुला है। एग्जाम डेट 16 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव आंसर PDF, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने ये सभी PDF ओपन हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों।